चलो बेटा, आज का टॉपिक अपना रहेगा कूलम्ब्स लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आप ये मान के चलें कि कोई ना कोई क्वेश्चन इस वाले टॉपिक से आपको ज़रूर मिलेगा। बहुत इम्पोर्टेंट है ये, और अपने आप में फिज़िक्स शुरू करने का सबसे पहला लॉ भी है जिसको हम कूलम्ब्स लॉ में पढ़ने वाले हैं। इसको पढ़ के आए हुए हैं +1 क्लास में, 11th में हमने पढ़ा था फंडामेंटल नेचर ऑफ फोर्सेस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स था ये वही है जो न्यूटन से इंस्पायर होके न्यूटन के ग्रेविटेशनल फोर्स की ही ऑब्जर्वेशन से चार्ज के ऊपर इसने क्या किया था, फोर्स को एप्लीकेबल किया था। जो चार्ज के एक चार्ज से दूसरे चार्ज के साथ क्या रिलेशन रहता है उसके लिए एक कूलम्ब नाम के साइंटिस्ट ने कब किया था ये किया गया था 1785 में। 1785 में दो चार्ज के बीच का रिलेशन, इन चार्ज आपस में कैसे रिलेट होते हैं, कैसे एक दूसरे से रिलेटेड रहते हैं, कैसे फोर्स अप्लाई करते हैं, उन सब के बारे में कूलम्ब्स नाम के साइंटिस्ट ने कुछ ऑब्जर्व किया था। उसी के बाद चार्ज को यूनिट भी इसी के नाम से दी गई थी। जो चार्ज की यूनिट आप पढ़ते हो वो यूनिट देने का काम भी इसी के द्वारा किया गया था, जो की यूनिट हमारी क्या रहेगी, कूलम्ब, सी से लिखते हैं। कुछ चार्ज की छोटी वैल्यू हम पढ़ चुके हैं, उसी की स्मॉल यूनिट चार्ज की इसी के द्वारा बताई गई थी, जिसको हम माइक्रो कूलम्ब, नैनो कूलम्ब, मिली कूलम्ब और स्टेट कूलम्ब के नाम से जानते हैं। ठीक है, सबकी वैल्यू मैं आपको लिखवा चुका हूँ, काफ़ी हद तक आपकी और यूज़ होने वाली है, काफ़ी काम आएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक कूलम्ब्स। ये था भाई वो कूलम्ब नाम का साइंटिस्ट। इनका जो जीवन रहा वो 1736 से 1806 के बीच में रहा, जहाँ पे इन्होंने ये जो 1785 था इसमें ऑब्जर्व किया। किससे प्रभावित होके, न्यूटन से प्रभावित होके। न्यूटन के जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन था जिसमें फोर्स ग्रेविटेशन के लिए रिलेशन था दो मासिस बॉडी के बीच में और डिस्टेंस के बीच में, उसी कांस्टेंट टर्म का इसने यूज़ किया, उसी के अकॉर्डिंग इसने एक्सप्लेन किया। काफ़ी अच्छे साइंटिस्ट, काफ़ी मतलब वैल्यूएबल पर्सन ये रहे हैं अपने टाइम के लिए, तो इनके बारे में काफ़ी आपको पढ़ने को मिलेगा और बड़े जेन्युइन पर्सन भी थे भाई ये। पहला लॉ हम इसका पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं कूलम्ब्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। समझते हैं पहले इसको, फिर इसको हम यहाँ पे पढ़ेंगे। कूलम्ब्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मान लीजिए हमारे पास एक चार्ज है Q, पॉजिटिव Q, और एक हमारे पास चार्ज है नेगेटिव Q। चार्ज की पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है, टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। चलो चेंज कर देते हैं, ये चार्ज क्या हो गया, पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। सेम चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, पहली जो भी हम चार्ज यूज करते हैं उनके पास दो प्रॉपर्टी रहेंगी, ये दोनों फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को भी और फोर्स ऑफ रिपल्सन को भी। क्लियर है। सेकंड देखो, ये कहता है ये अगर इसको रिपेल करने के लिए, ये इसको Q1 बोल दिया, इसको Q2, ये Q1 Q2 को रिपेल कर रहा है, तो ये Q2 यहाँ जाएगा ऐसे, इसका फोर्स आप लिखेंगे F21। क्या लिखेंगे, मेरे को ये बताएं, इसको रिपेल करने के लिए फोर्स किसने लगाया, इसने। फोर्स किसने लगाया, इसने। किसके ऊपर लगाया, ठीक है। ऑन और बाय का मीनिंग आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये स्टेटमेंट तभी आप पढ़ सकते हो कि ये क्या कहना चाहता है। F21 का क्या मीनिंग हुआ, फिर F2 के ऊपर फोर्स लगा रहा है कौन है, तो हम इसको ये लिखेंगे ना, Q1 अप्लाइड फोर्स
ऑन, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल टर्म है बेटा जी, ध्यान रखना। हमें अभी 1 2 से कोई मतलब नहीं है, पर ये एक बात बताएं, ये इस पे लगाएगा तो ये कैसे मूव करेगा? ऐसे। कौन सा फोर्स बेटा? क्या समझे 1 2 से? 1 के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं कौन? क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। ये कहता है दोनों फोर्स लगा रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर ही तो लगा रहे हैं, आपस में लगा रहे हैं, म्यूचुअल लगा रहे हैं, चाहे अट्रैक्शन के लिए हो चाहे, तो इट्स मीन फोर्सेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया मल्टीपल ऑफ चार्जेस के। फर्स्ट इक्वेशन ये कहता है कि जो ये फोर्स अट्रैक्ट और रिपेल के लिए लगा रहे हैं तो वो प्रोपोर्शनल रहेगा प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, जिसके लिए फर्स्ट इक्वेशन मैं लिख रहा हूं, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मल्टीपल ऑफ चार्जेस, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन ये बना दिया। सेकंड ऑब्जर्वेशन लेते हैं बेटा जी, ये दोनों चार्जेस ऐसे रखे हुए हैं, इनके बीच का डिस्टेंस कुछ भी है, इसने इसके ऊपर फोर्स लगाया, ये चार्ज एक यहां आ गया और एक यहां, क्या इसके बाद अब ये चार्ज मूव करेंगे? नहीं करेंगे। इट्स मीन ये फोर्स जब भी लगता है कूलम्ब्स ऑब्जर्वेशन के बाद, फोर्स अप्लाइड होने के बाद, चाहे रिपेल करें या मान लीजिए ये अट्रैक्ट करे, तो एक पॉइंट के ऊपर आगे, जिस पॉइंट पे ये आगे वहां पे भी अब ये किस फॉर्म में आ जाएंगे? रेस्ट में। कूलम्ब्स लॉ एप्लीकेशन होने के बाद दोनों चार्ज किस फॉर्म में आ जाते हैं? रेस्ट में। ये जितने रेस्ट में थे यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव, दोनों एक दूसरे के पास आना शुरू हो जाएंगे। इसको बोलते हैं लाइन ज्वाइनिंग फोर्स। जब दो चार्ज एक ही लाइन से ज्वाइन होते हो ना, इसको बोलते हैं बेटा जी लाइन ज्वाइनिंग फोर्स। आपसे पूछे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा फोर्स है? लाइन ज्वाइनिंग फोर्स है, एक लाइन पे ज्वाइन हो जाता है। सेकंड एक बात बताओ, जब ये पास आएंगे तो एक पॉइंट के ऊपर इकट्ठा हो जाएंगे, दूर गए तो भी इनका एक सेंटर पॉइंट है कि नहीं? इसको सेंट्रल फोर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सेंट्रल फोर्स भी बोलते हैं, ठीक है बेटा। अगली बात समझो, इतने दूर रखे थे, यहां आगे, इनको टाइम लगा 2 सेकेंड। ये चार्ज यहां रखे होते तो कितने टाइम में आते? 1 सेकेंड में आ जाते। क्यों? रीजन पास थे, डिस्टेंस कम था। पहले डिस्टेंस कम, फोर्स ज्यादा, कम था जल्दी आए, फोर्स ज्यादा, डिस्टेंस ज्यादा, फोर्स। इट्स मीन फोर्स के साथ डिस्टेंस का रिलेशन कैसा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मान लीजिए इनके बीच का डिस्टेंस r है। सेकंड कहता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। जो इनके बीच का डिस्टेंस है इसके स्क्वायर के ये क्या रहेगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा। सेकंड इक्वेशन, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। डेफिनेशन बताओ, समझ में आई क्या? ये देखो इधर, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मल्टीपल ऑफ चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन देम इज कॉल्ड कूलम्ब्स लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कूलम्ब्स लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बन गया क्या? नहीं, ये डेफिनेशन है बेटा जी। ये 2 इक्वेशन है, अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, क्या कॉमन है दोनों में? फोर्स कॉमन है। कंबाइंड इक्वेशन इज फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मल्टीपल ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। डेफिनेशन बन गई ना? ये क्लियर है यहां तक? दिस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन, दिस प्रोपोर्शनल इज प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। क्या बोलेंगे इसको? प्रोपोर्शनल
कांस्टेंट बोलेंगे बेटा, ठीक है। दिस प्रोपोर्शनल कांस्टेंट इज इक्वल टू के, किसके बराबर है ये, के बराबर, इतना क्लियर है। दिस के कांस्टेंट इज ए वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज एप्सिलॉन, नोट लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नोट, क्लियर है। इसकी एक परफेक्ट वैल्यू है 9 × 10 की पावर, यूनिट नहीं पता मेरे को, यूनिट बनाएंगे हम, ठीक है। दिस एप्सिलॉन, इसकी भी एक कांस्टेंट वैल्यू है, इज 8.85 इंटू में 10 की पावर इनवर्स 12, यूनिट इसकी भी बनाएंगे। लेकिन ये वैल्यू आप लोगों को याद होनी चाहिए ताकि आपका मैथमेटिकल ट्रीटमेंट और आपके माइंड की शार्पनेस अच्छी हो। वैल्यू तो आप याद करना शुरू कर दें, क्लियर है। कांस्टेंट की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लाइक ए कांस्टेंट, विच टाइप कांस्टेंट, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। दिस कांस्टेंट इज इक्वल टू के की वैल्यू 9 × 10 की पावर 9, दिस k is equal to 1/4 pi epsilon naught and epsilon naught is equal to 8.85, और पूरी वैल्यू होती है तो यहाँ 4 होता है, इंटू 10 की पावर इनवर्स 12, क्लियर है। चलें आगे। दिस k कांस्टेंट पुट इन इक्वेशन नंबर 3, इस k कांस्टेंट को पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 3 में, ठीक है। अगर इसमें पुट करें तो आपके पास क्या बन के आ जाएगा, F इज इक्वल टू के कॉन्स्टेंट Q1 Q2 डिवाइड बाय R, दिस इज कॉल्ड कूलम्ब्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्लियर है। सेकंड फॉर्मूला, F इज इक्वल टू के की वैल्यू पुट कर दें, Q1 Q2 डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर इज ऑल्सो कूलम्ब्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्लियर है। चाहिए क्या, यूनिट चाहिए। पहले तो चाहिए फोर्स की यूनिट, सीधे से F इज इक्वल टू यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन, क्लियर है। क्लियर बेटा जी। हमें चाहिए यूनिट के कांस्टेंट के लिए, बिकॉज के की वैल्यू है हमारे पास, के को इधर रख लो, इसको इधर ले जाएं। के कांस्टेंट इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर डिवाइड बाय Q1 Q2, छोटी सी स्टेटमेंट, इफ Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q, क्या हो जाएगा, ये Q का स्क्वायर हो जाएगा। सीधा लिख देता हूं, के कांस्टेंट फोर्स की यूनिट, डिस्टेंस की यूनिट, चार्ज की यूनिट, और क्या लिखे, न्यूटन मीटर स्क्वायर, हो गया। डाल दो यूनिट बेटा, ये लो, इधर था के कांस्टेंट की यूनिट डालें तो इसके आगे यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब इनवर्स स्क्वायर, हो गया। यूनिट ऑफ कांस्टेंट, क्लियर। किसकी चाहिए यूनिट, एप्सिलॉन नॉट की। चलो एप्सिलॉन की निकालते हैं। F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, चाहिए एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, सारा उधर चला जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इधर, F इधर आ जाएगा, क्या रहेगा, Q1 Q2 डिवाइड बाय F 4 पाई इंटू R स्क्वायर। यूनिट बनाए इसकी, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू कूलम्ब स्क्वायर डिवाइड फोर्स की, इसकी, ये तो नंबर यूनिट है, नंबर की कोई यूनिट नहीं होती, और R स्क्वायर यूनिट क्या बन गई, कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन इनवर्स, किसकी यूनिट है बेटा, ये यूनिट ऑफ
एप्सिलॉन नॉट। व्हाट इज एप्सिलॉन नॉट, व्हाट इज एप्सिलॉन, ये पढ़ेंगे हम रिलेटिव परमिटिविटी में। ठीक है, अभी फिलहाल इतना ही। यूनिट मिल गई, डाल दो बेटा वहाँ पे जहाँ पे वैल्यू लिखी हुई है, ये रही। ठीक है, क्या रहेगी इसकी यूनिट? कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन इनवर्स। वैल्यू जब न्यूमेरिकली चाहिएगी तो फोर्स किस में चाहिएगा? न्यूटन में। चार्ज किस में चाहिएगा? डिस्टेंस किस में चाहिएगा? क्लियर है? पक्का? फोर्स ला कंप्लीट क्लियर है? ठीक है, चलो बेटा न्यूमेरिकली करते हैं इसको। अगर न्यूमेरिकली किया जाए तो क्या क्या चीज़ें इसमें निकाली जा सकती हैं? फोर्स निकाल सकते हैं अगर हमारे पास Q1 Q2 और उनके बीच का R हो तो। क्लियर है? सेकंड और क्या निकाल सकते हो? R निकाल सकते हो जब हमारे पास फोर्स हो, चार्जेज हो। क्लियर है? डिस्टेंस और फोर्स हो तो चार्ज भी निकाल सकते हैं। ठीक है, होंगे? चलो करते हैं न्यूमेरिकल। फर्स्ट न्यूमेरिकल एक मैं करवा देता हूं, बाकी आप करेंगे फिर। ठीक है, पहले देखें। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिकल फोर्स बिटवीन टू 1 कूलम्ब चार्ज प्लेस 100 सेंटीमीटर अपार्ट। क्या क्या चीजें दी हैं वो लिख लें। टू चार्जेस, दोनों का चार्ज दे रखा है, तो मीन्स क्या कहता है ये कह रहा है Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q1 कूलम्ब। यही है ना? मतलब Q1 Q2 कितने कितने कूलम्ब के हो गए? एक एक कूलम्ब के। और क्या दे रखा है? R क्या है? लेकिन ये सेंटीमीटर में है, किस में चाहिएगा? और 100 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं? ठीक है, क्या निकालना है बेटा? फोर्स निकालना है। किसकी वैल्यू दे रखी है? एप्सिलॉन नॉट की। ये भी लिख लेता हूँ, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 8.854 इंटू में 10 की पावर इनवर्स 12। क्लियर है? यूनिट चेक करें। कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स, तो मीटर के आगे क्या आ जाएगा? इनवर्स। क्लियर है? अब निकालना बेटा जी, फोर्स निकाल लें। पूरा फोर्स का फॉर्मूला ध्यान रखें, एप्सिलॉन नॉट दे रखा है तो सोच समझ के दे रखा है। सीधा आप के कांस्टेंट वाला फॉर्मूला नहीं लगाओगे यहाँ। ठीक है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 डिवाइड बाय, निकालो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू इंटू 10 की पावर इंटू में R स्क्वायर की जगह पे 1 का स्क्वायर और Q1 Q2 की जगह पे 1 इंटू 1, 1 कूलम्ब इंटू 1 कूलम्ब। करो सोल्व। 1/4 पाई, अब ये पूरा किसके बराबर हो जाएगा? यहाँ पे 4 पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7। जब इसको सोल्व करोगे ना पूरे को, तो वो किसके बराबर आएगा? अरे ये पूरा फॉर्मूला किसका है? कांस्टेंट का है क्या? नहीं, तो किसके बराबर हो जाएगा? सोचने की जरूरत ही नहीं है। 9 इंटू 10 की पावर 1 इंटू 1, 1 का स्क्वायर। करो सोल्व, कितना आ गया? 9 इंटू 10 की पावर 9 क्या? फोर्स है। क्या आ जाएगा? बताओ, क्लियर है क्या? क्लियर है? आसान है? बहुत आसान रहता है। ये है बेटा जी आपका कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। बताओ क्लियर है क्या? इसको हम अलग अलग टाइप से पढ़ेंगे। ठीक है? ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक होगा, 2 न्यूमेरिकल आप लोग खुद करोगे। नेक्स्ट इज यूनिट ऑफ चार्ज। नॉर्मली मैंने आपको बता दिया कूलम्ब नाम के साइंटिस्ट की नाम से उसकी यूनिट क्या होगी थी, लेकिन हमें निकालनी भी है कि उसकी यूनिट कूलम्ब कैसे है। ठीक है, उसको हमने निकालना भी होता है कि उसकी यूनिट कूलम्ब कैसे है। तो कूलम्ब यूनिट को बनाने के लिए हमने एक्सपीरियंस करना है ये फोर्स ही। F इज इक्वल टू किसके बराबर है बेटा? के कांस्टेंट Q1 Q2 बाय में R स्क्वायर। यूनिट तो चार्ज को देनी है ना, इसको सारे को इस तरफ ले जाए, तो ये आ जाएगा Q1 इंटू Q2 इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया? यही करो सोल्व इसको। Q1 इंटू Q2 इज इक्वल टू F फोर्स चाहिए, ये फोर्स चाहिए, R चाहिएगा,
और के की कांस्टेंट टर्म चाहिएगी। ये मैं मान रहा हूँ 1 न्यूटन फोर्स इंटू 1 मीटर स्क्वायर लगाया जाता है डिवाइड बाय 9 इंटू 10 की पावर 9, इतने पे लगाया जाता है। अगर बोथ चार्जेस सेम है तो सेम फोर्स लगेगा। तो ये जो एक्सप्लेनेशन थी ना, इसको आप ध्यान से पढ़ोगे तो यहाँ से कूलम के लिए ये किसी ना किसी का स्क्वायर बन के निकलेगा। ठीक है, जब ये ऑब्जर्वेशन दी गई थी ना कूलम की, तो यहाँ से इस चार्ज के लिए जो यूनिट दी गई थी वो यूनिट थी कूलम। जो चार्ज बचा था ना और चार्ज के बीच में फोर्स रिलेशन था, तो इस फोर्स रिलेशन को दो चार्ज के बीच में कूलम नाम के साइंटिस्ट ने ही एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ से चार्ज को यूनिट का नाम क्या दे दिया था, कूलम दे दिया था। क्लियर है? जिसकी सीजीएस यूनिट क्या रहेगी, स्टेट कूलम, और एक यूनिट होती है इसकी चार्ज के लिए, और एक यूनिट और यूज करते हैं, वो भी याद कर लें बेटा जी, वो होता है फैराड मीटर इनवर्स। ये यूनिट याद रखना आप, ये आगे हम काम आएगी हमारी। ठीक है, जब हम कैपेसिटर चार्ज स्टोर करेंगे तो वहाँ स्टोरेज की वैल्यू होती है फैराड। ठीक है, फैराडे के लॉ में इसको हम पढ़ने वाले हैं। तो ये है बेटा जी यूनिट ऑफ चार्ज, सारी याद है। और स्मॉल बता सकते हो एक बार, माइक्रो कूलम में कितने कूलम होते हैं, मिली कूलम में है, यहाँ 6 आएगा, ये लो क्यों, एक माइक्रो कूलम में माइनस का ही आएगा। ठीक है, मिली कूलम में -3, और नैनो कूलम में कितने कूलम होते हैं, क्लियर है? ये है बेटा जी आज का आपका काम, इससे रिलेटेड आपने क्वेश्चन करने हैं खुद से। अभी हम इसके 1-2 न्यूमेरिकल कर लेते हैं। ये बड़ा चैप्टर 1 दिन में नहीं होगा, 2 दिन में भी नहीं होगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको कंप्लीट करने में। एक आपका ये क्वेश्चन था, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, देखो एक बार। ये कह रहा है एक्सप्लेन द मीनिंग स्टेटमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ ए बॉडी इज क्वांटाइज्ड। हो सकता है आप एक्सप्लेन कर सकते हो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है? बस यही है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इज 1.6 इंटू 10 की पावर इनवर्स 19 कूलम। पढ़ लेना इसको, कॉन्सेप्चुअल टर्म का एक क्वेश्चन। ये है बेटा जी आपका एक न्यूमेरिकल, जल्दी से आप इसको सोल्व कर दें। What is the force between two small charged sphere having of 2 into 10 की पावर 7 and 3 into 10 की पावर 7 कूलम placed 10 सेंटीमीटर in air? एक और चीज ध्यान दो बेटा इधर, ये जो मैं एप्सिलॉन नॉट बोल रहा हूं ना, ये फ्री स्पेस में है, और फ्री से स्पेस और एयर दोनों में सेम वैल्यू लगती है। मीडियम के लिए एप्सिलॉन की वैल्यू 1 रहेगी। ठीक है, कर दो।